डिसीजन थ्योरी जो आज का हमारा टॉपिक है, ये ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज तक यूपीटीयू के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ऑपरेशन रिसर्च के, उसमें डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन निश्चित ही आया है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट का जो न्यूमेरिकल है उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट बेसिकली 3 तरीके का होता है। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये 3 तरीके का डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट होता है। अब अगर सर्टेनिटी एनवायरनमेंट की बात करें तो जो टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ती हैं वो करनी पड़ती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कैपिटल बजटिंग, इन्वेंट्री मॉडल्स। ये बेसिकली मेन 3 टेक्निक हैं जो हमें सर्टेनिटी के केस में यूज़ करनी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो मैं पहले ही से अपलोड कर चुका हूँ। अब आता है नेक्स्ट एनवायरनमेंट, जो आता है एनवायरनमेंट ऑफ रिस्क। इसमें जो टेक्निक यूज होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक में से एक है। पहली है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यानी कि EMV, दूसरा है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस यानी कि EOL, फिर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि EVPI। ये जो 3 टेक्निक हैं ये हम रोज रिस्क के केस में यूज करते हैं और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन गेम थ्योरी प्रॉब्लम जब हम लोग आगे जाके सॉल्व करते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है? तो पहली होती है मैक्सी मिन क्राइटेरिया, दूसरी होती है मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया, फिर है मिनी मैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया, हर्डविज क्राइटेरिया और लाप्लास क्राइटेरिया। तो ये टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग की अनसर्टेनिटी के अंदर। ये जो टेक्निक है EMV, EVPI और EOL अंडर रिस्क के अंदर, और लीनियर प्रोग्रामिंग, कैपिटल वेस्टिंग, इन्वेंट्री मॉडल, सिमुलेशन, ये जो टेक्निक आती हैं सर्टेनिटी के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को कितने तरीके से बांटा गया है और कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है पे ऑफ टेबल की, क्योंकि पे ऑफ टेबल के बिना आप इनमें से कोई भी टेक्निक, चाहे वो रिस्क की हो या अनसर्टेनिटी की हो, आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक पे ऑफ टेबल नहीं है। तो होती क्या है पे ऑफ टेबल? तो पे ऑफ टेबल इज इन विच द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इन दोनों के बारे में प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया गया है। एग्जॉस्टिव स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट एंड अ सेट ऑफ गिवन कोर्स ऑफ एक्शन known as strategies are arranged on a basis of payoff। तो इसके बेसिस में हम लोग पे ऑफ के को जनरेट करते हैं, किसके बेसिस पर? स्टेट ऑफ नेचर के बेसिस पर। और अब पे ऑफ टेबल बनाएं कैसे? देखिए, पे ऑफ टेबल जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पे ऑफ टेबल जो होती है वो स्टेट ऑफ नेचर एंड कोर्स ऑफ एक्शन का एक मिला जुला रूप होता है। तो देखिए, स्टेट ऑफ नेचर को जो शो किया जाता है वो S1, S2 और S3 ये 3 है, और SM तक जाते हैं इसको लेकर। तो ये हो गई हमारी स्टेट ऑफ नेचर। अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन और हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी? A1 स्ट्रेटजी, A2 स्ट्रेटजी, A3 अप टू AN स्ट्रेटजीज तक हमारा होगा कोर्स ऑफ एक्शन। इन दोनों के बेसिस पर, स्टेट ऑफ नेचर और एक्शन के बेसिस पर हमें क्या निकालना पड़ता है? पे ऑफ कैलकुलेट करना पड़ता है। पे ऑफ P11 यानी कि फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर, फर्स्ट एक्शन। P12 ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एक ऐसा पे ऑफ है जिसमें स्टेट ऑफ नेचर 1 है और एक्शन 2 है। इसी तरीके से हम लोग P21, P23 करते हुए स्टेट ऑफ नेचर और एक्शन की हेल्प से ये पे ऑफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारी एक पे ऑफ टेबल बनके चली जाती है। अब बात आती है रिग्रेट टेबल। रिग्रेट टेबल क्या होती है? रिग्रेट टेबल बेसिकली टेबल जो होती है वो लॉस के लिए बनाई जाती है, और इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग हर स्टेट ऑफ नेचर से मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं और उस मैक्सिमम वैल्यू से उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर के जितने भी प्रॉफिट या पे ऑफ होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा निकल के आ जाती है रिग्रेट टेबल। अब कैसे करा जाएगा? सपोज इसमें पहली रो स्टेट S1 जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें जो
मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी हो गई M1 है। अब इस M1 से जितने भी बाकी के पे ऑफ होंगे वो माइनस कर दिए जाएंगे। इसी तरह S2 में मान लिया हमारी पे ऑफ जो में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो M2 है, और M2 से इस रो के सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बाकी टेबल में भी ऐसा ही करेंगे, और जो है वो रिग्रेट टेबल या लॉस टेबल हम अपनी ड्रॉ कर लेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एक कंपनी डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडियो एंड वांट टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹45 ईच, which was purchased at ₹40 each if the demand and the supply of the product could be anything from 0 to 4 unit and the stock in hand is valueless, draw the payoff table। अब देखिए कैसे किया गया कि इसमें आपको दे रखा है कि जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको सेल कितने में करते हैं, ₹45 में, और परचेज कितने में करते हैं, ₹40 में। और जो हमारी डिमांड है वो कितने वेरी कर रही है, 0 से लेकर 4 यूनिट तक। तो डिमांड हमारी हो गई 0, 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली सप्लाई भी हमारी हो गई 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या किया, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई 0 हो रही है और डिमांड भी क्या है 0, मतलब 0 इंटू 45 माइनस 0 इंटू 40, यही तो होगा हमारा, निकल के आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 0, ये प्रॉफिट हमारा 0 आ गया, ये हो गया हमारा 0 प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले में, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसे बनाया गया। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर देखिए डिमांड 0 हो रही है और सप्लाई 1 हो रही है, तो 0 इंटू 45 माइनस क्या कर देना है, 1 यूनिट की सप्लाई हो रही है, 1 यूनिट की सप्लाई हो रही है, इंटू खरीदी कितने में थी, 40 में खरीदी थी, 40 रुपए में खरीदी थी। ये क्या हो गया, यहां तो हो गया 0, तो ये आ गया माइनस के 40, ये हो गया हमारा -40। इसी तरह -80 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 इंटू 45 माइनस 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 करेंगे तो तुरंत माइनस में 80 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पहली रो की वैल्यूज निकाली जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड रो में यहाँ पर तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 यूनिट सप्लाई हो रही है। जब सप्लाई 0 होगी तो आप बेच कुछ नहीं पाओगे, इसलिए पहली ही कॉलम में सब कुछ 0 हो जाएगा। अब ये 5 कैसे आया, अब देखो ये 5 कैसे आया, क्या हुआ यहाँ पर 5 के लिए 1 यूनिट सेल करी गई है, 1 यूनिट परचेज करी गई है। तो 1 यूनिट सेल करी तो आपने 1 यूनिट सेल कर दी 1 इंटू 45 रुपीज में, माइनस 1 यूनिट परचेज भी करी थी, कितना निकल के आ गया ये 5। तो यहां से ये आ गया 5। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए समझने वाली चीज है। यहां पर क्या करा 35, ये कैसे आया 35, तो देखो 1 यूनिट हमने परचेज सेल करी है, 1 यूनिट सेल करी 1 इंटू 45 रुपीज में, माइनस कर दिया खरीदी कितने यूनिट थी, 2 यूनिट खरीदी थी, सप्लाई 2 यूनिट की है, 40 रुपीज में खरीदी थी, तो यहां आ गया 80 और यहां आ रहा है 45। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो डिफरेंस आएगा हमारा 35, वो भी माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये -35 आएगा। तो इसी बेसिस पर हम लोग बाकी जो टेबल के पे ऑफ है कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कितनी यूनिट सेल हो रही है और कितनी यूनिट हम परचेज कर रहे हैं। अब हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई है, ये वाली जो हमारी ये पे ऑफ टेबल बनकर तैयार हो गई। अब हम लोग इसकी टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग रिग्रेट वैल्यू या रिग्रेट टेबल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने कहा तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, इस टेबल रो में इसमें 15 और इसमें 20। मैक्सिमम वैल्यू से क्या कर दिया जाता है, सारे पे ऑफ को उसके माइनस कर दिया जाता है। तो क्या करा गया, 0 में से 0 गया 0 आया, 0 में से -40 गया 40 आ जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -80 गया 80 आ गया, -120 गया 120 आ गया और 160 गया तो 160 आ गया। दूसरे में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, 5 से सबको माइनस किया तो 5 - 0 5, 5 - 5 0,
5 माइनस 30 माइनस 35 जुड़ जाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 माइनस माइनस 75 80 हो जाएगा। इसी तरह इस कॉलम में 10 से आपको माइनस कर दिया जाएगा, इसमें 15 में से सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया जाएगा और इसमें 20 से सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी रिग्रेट टेबल या लॉस टेबल बनकर चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे इन टेबल की हेल्प से EMV, EOL और EVPI कैसे निकालते हैं और अनसर्टेनिटी के केसेस में हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं।